हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए अपनी उसी सीरीज पे आते हैं जो लगातार हम EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑब्वियसली इसके पैटर्न के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में एंड ऑल्सो वी हैड गॉन फॉर सम प्रैक्टिसेस। सो आज भी हम एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। होप सो कि आप इसे लगातार कर रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी वैकेंसी आती है हम उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन अगर एक टाइमली शुरू की जाए बिल्कुल राइट टाइम पे, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो EMRS अगर मैं कहूं एंड कमिंग वैकेंसीज ऑफ द DSSS तो उसके लिए बिल्कुल राइट टाइम है टू स्टार्ट द स्टडी। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय ना लगाते हुए शुरुआत करते हैं अपने फिर से इसी वर्क की और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आज मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं EMRS के लिए, आज हमने जो आपके क्वेश्चन लिए हैं बच्चों EMRS के लिए, वो क्वेश्चन बेसिकली लिटरेरी टर्म्स पे बेस्ड हैं। यानी हम यहां जो क्वेश्चंस करेंगे वो लिटरेरी टर्म्स बेस्ड करेंगे। तो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस को दिया गया है। अब बच्चों आपके मन में आएगा ये लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं? तो बेसिकली लिटरेरी डिवाइसेस हैं एक आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच नंबर 1। तो ये सारे हैं लगभग सिमिली, मेटाफर एक्सेट्रा, इनको पूछा जाएगा। और जो लिटरेचर पे बेस्ड है लाइक मीटर हो गया, लाइक आपके हम देखें ट्रॉकी हो गया, या अगर मैं बात करूं वर्स हो गए, जैसे ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है। तो बच्चों यही चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट हम शुरुआत करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज मीटर इन पोएट्री मीन्स। अब देखो बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि ये जो मीटर होता है पोएट्री में बेसिकली इसका मीन्स होता क्या है। क्या इसका मीन्स है स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, या फिर बच्चों हम इसको राइम कहते हैं। तो जरा देखो ध्यान से और परफेक्ट तरीके से आप मुझे बताओ कि क्या ये हमारा आंसर बनेगा इसमें। व्हाट शुड बी द आंसर? तो बच्चों क्या होना चाहिए? चलिए मैं आपको बताता हूं कि मीटर का जो पोएट्री में मीन्स है बच्चों, वो क्या मीन्स है? इट्स अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जब कभी भी हम एक राइम को या रिदम को स्ट्रेस प्लस अनस्ट्रेस में देखते हैं तो ये बेसिकली एक मीटर बनाती है। तो मीट्रिक फॉर्म को हम रिदमिक पैटर्न को देखने के लिए यूज करते हैं। तो आंसर हमारा बना सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लाइन है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कैसा एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा, यहां पे वेस्ट विंड को आवाज दी गई है। जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, राइट। इसका मतलब बच्चों इसमें क्या बनेगा? एपोस्ट्रोफी। और वैसे भी ये एक ओड है। बेसिकली हम इसको देखें तो ये क्या है? इसका मीन्स है ऑड टू वेस्ट विंड। ये लिखी बच्चों किसने ऑड टू वेस्ट विंड? पर्सी बायसी शैली, पीबी शैली। तो ये पीबी शैली ने लिखी थी और जबरदस्त थी अपने टाइम की। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। इसकी सबसे लास्ट लाइन है बच्चों, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। बड़ी जबरदस्त लाइन है। और सबसे पहली लाइन में हम देखते हैं ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दीज आर द ओपनिंग लाइंस। इस ओपनिंग लाइन में बेसिकली विंड को वाइल्ड कहा गया है, करेक्ट। बीच में लाइन आती है आई हैव फॉलन ऑन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। बड़ी पैथेटिक लाइन है। तो ये सारी लाइंस बच्चों हम कहां पे देखते हैं? ऑब्वियसली इन और टू द वेस्ट विंड। तो वेस्ट विंड को आवाज देना, इसका मतलब एड्रेसल। ये बेसिकली एपोस्ट्रोफी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी को एड्रेस करते हैं? किस किस को? किसी डेड को, नॉन लिविंग को, या फिर बच्चों जो एब्सेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलने वाला। और ये रिप्लाई का ना मिलना ही क्या करता है? उसे इफेक्टिव बनाता है, उसमें इफेक्ट ऐड करता है। क्या ऐड करता है बच्चों? इफेक्ट ऐड करता है। तो आंसर हमारा क्या बना यहां पे? एपोस्ट्रोफी। ओ टू द वेस्ट विंड, पीबी शैली की ये ओपनिंग लाइन। सेंटेंस है नोर कास्ट ऑन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड।
नॉर कास्ट ऑन लिंगरिंग लॉन्गिंग लिंगरिंग। अब इसमें क्वेश्चन बनाई कहता है कि रेपिटेशन, द रेपिटेशन ऑफ आई साउंड्स, है ना, ये एल है बेसिकली। क्या है? एल। ये एल है बच्चों, एल यानी लॉन्गिंग लिंगरिंग और लुक। ये कहता है रेपिटेशन ऑफ द एल साउंड कॉल्स, इसे क्या कहा जाएगा? क्या एल्यूजन होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, एलिट्रेशन या फिर मेटाफर बनेगा? अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन देखते हैं और वो भी एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड, तो ये रेपिटेशन अगर एक लाइन में हो तो ऑब्वियसली ये एलिट्रेशन कहलाता है। और अगर इसी तरह का हम वोवेल का देखें बीच में या लास्ट में कहीं भी, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? हमारा एजोनेंस। तो ये बेसिकली एलिट्रेशन बना। तो बच्चों हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। लाइन आपको मैं बता दूं कि ये लाइन बेसिकली कहां से ली गई है? फ्रॉम द एलिजी रिटन, समझ गए होंगे बच्चे सब लोग। एल इज रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, इन द कंट्री चर्चयार्ड। सभी बच्चों को पता है कि ये बेसिकली एलिजी जो लिखी गई हैं वो किसने लिखी है? थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे, बड़ी जबरदस्त एलिजीज लिखी गई कॉमन मैन के लिए। तो बेसिकली हम यहां पे क्या देखेंगे? आंसर हमारा एलिट्रेशन बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन ऑक्सीमोरन इज, ये ऑक्सीमोरन क्या है? मैं आपको बता दूं, नाम से ही पता चलता है विरोधाभास। तो विरोधाभास बच्चों कब होगा? जब एक सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम दो वर्ड्स यूज कर रहे होंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और अक्सर ये वर्ड साथ साथ आएंगे, एक साथ होंगे। लाइक मैं आपसे कह दूं कि शी इज द वाइजेस्ट फूल। तो बच्चों देखो, अगर कोई पर्सन वाइज है तो फूल कैसे हो गया? फूल है तो वाइज कैसे? दोनों वर्ड्स कैसे हैं? आपस में अपोजिट। देखो, पेयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, है ना। क्या है यहाँ पे? एक पेयर है जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। तो भाई इससे क्या, इस शी के कॉम्प्लेक्स मीनिंग का पता नहीं चल रहा है कि वो वाइज भी है और साथ में वो फूल भी है। तो इस सेंटेंस से बेसिकली हमें ऑक्सीमोरन का पता चलेगा, यानी विरोधाभास का। तो आंसर हमारा क्या बन गया? ए। ऐसे क्वेश्चंस में बता दूं बच्चों आपको, सारे टीजीटी पीडीटी या फिर मैं आपको बता दूं सारे जितने भी आपके यूजीसी नेट या एस्टेट एसेट्रा हैं, में खूब पूछे जाते हैं। और कमिंग एएमआरएस या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी, यूपी टीजीटी पीडीटी, एमपी पेट एसेट्रा, इन सभी में पूछे जाएंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं। मेटोनिमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मैकबेथ। अब देखो बच्चों, मैकबेथ, मैकबेथ का मैं बता दूं, ये बी लाइन हमारी बनेगी। बेसिकली ये मैकबेथ की बोली गई लाइन है। आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल वर्ल्ड। किसके लिए कहता है? बैंकुओं के लिए। बच्चों सबसे बड़ी बात है क्योंकि उसने बैंकुओं को मर्डर कर दिया, और ये बात मैकबेथ को किसने बता दी है? फर्स्ट मर्डरर ने, कि भाई उसका मर्डर डन हो गया। लेकिन पार्टी क्योंकि बन चुकी है और बैंकों को वहां आना है, तो ये इस बात को तब कहता है, इसे पता है कि भाई जब इसका मर्डर हो गया तो वो यहां आएगा कैसे। तो ही सेज आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल। गेटिंग बच्चों? तो आंसर हमारा क्या बना यहां पे कि इसी में बेसिकली हम मेटोनिमी को देखते हैं, क्योंकि मेटोनिमी का मीन्स है चेंज ऑफ द वर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। बच्चों क्लासिक ओड अगर मैं कहूं आपको, देखो वही बात होगी, अभी पीछे हमने देखा था कि ओड बेसिकली क्या होती है? किसी नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, एब्सेंट या फिर डेड को हम क्या करते हैं? वहां पे एड्रेस करते हैं। तो जब हम बच्चों पिंडेरिक ओड पे आते हैं, तो पिंडेरिक ओड बेसिकली तीन चीजों पे बेस्ड होती है। उसके तीन, एक स्टैंजा के तीन पार्ट्स हैं। एक है बच्चों स्ट्रॉप, एक एंटी स्ट्रॉप और एक ईपोड। पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो एक्लोग्स लिखा है ये बच्चों उसका पार्ट नहीं होता। तो इसमें पूछा भी क्या है कि उनमें से कौन सा बेसिकली क्लासिक कोड का पार्ट नहीं है, तो वो बच्चों हमारा एक्लोग्स नहीं बनेगा। बाकी तीनों उसके पार्ट हैं, इन्हीं से मिलकर पिंडेरिक कोड का स्टेंजा बनता है। बात करते हैं जरा हम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फिक्शनल जॉनरे। देखो बच्चों, नॉन फिक्शनल, फिक्शनल क्या होता है? जो इमेजिनरी हो, जो करेक्ट ना हो, जो रियल ना हो, राइट बच्चों। लेकिन ये कहता है नॉन इमेजिनरी, इसका मतलब रियलिस्टिक है। तो बच्चों देखो, डायरी 100% रियलिस्टिक होती है, हम अपने डेली रूटीन को एक डायरी में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी, भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई पर्सन अपनी बायोग्राफी में लिखा आत्मकथा को इमेजिनरी बना के लिखेगा, है ना, उसमें इमेजिनेशन करेगा।
झूठ-मूठ की चीजें नहीं, वो तो रियल होगी। मेमोइर्स भी हमारी यादगार जो होती है वो भी ऐसे लिखी जाती है। लेकिन बच्चों जो रोमांस होता है इट इज बेस्ड ऑन द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मैं बता दूं आपको इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन है, नेचर है, इन सबको मिला के तो वहां पे ये बेसिकली फिक्शनल हो जाएगा। तो उसने पूछा है विच ऑफ द नॉट अ नॉन फिक्शनल, तो आंसर क्या बना हमारा, इट इज द रोमांस। जैसे बच्चों रोमांस में आप देख सकते हैं, है ना, इंग्लिश रोमांस को देख सकते हैं। इंग्लिश रोमांस में अगर मैं कहूं तो किंग आर्थर वाले जितने भी सारे रोमांसेस हैं, जैसे सर गैवन, होप्स हो कि आपने इसको पढ़ा भी है, सर गैवन एंड द ग्रीन नाइट, एंड द ग्रीन नाइट। तो ये बच्चों हमारा यहां पे आंसर बन जाएगा एक रोमांस का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ड्रामा का एलिमेंट नहीं है। अच्छा, जहां पे नोट आ जाए उसको बच्चों आपको हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि माइंड तभी उस नोट के तरफ चलेगा जब हम उसको मेंशन कर देंगे, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा। तो देखो, एक ड्रामा के एलिमेंट्स में स्टेज क्राफ्ट भी है बच्चों, कैरेक्टर भी है, डायलॉग भी है, सीन है, प्लॉट है, ये सब कुछ है, लेकिन कभी भी उसमें फीडबैक नहीं है। फीडबैक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ड्रामा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर हमारा होगा यहां पे बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन 19th सेंचुरी अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म was not concerned with, फिर से उसने पूछा है कि नोट कंसर्न। बच्चों मैं बता दूं ये ट्रांसीडेंटलिज्म जो है ये क्या था, एक 19th सेंचुरी का एक लिटरेरी मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है बच्चों, लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है जी। अब आपने पूछा इसके क्या क्या, भाई काहे के लिए था ये बेसिकली, तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस, ये रिलायंस है यहां पे, सेल्फ रिलायंस के लिए था, सुपरमेसी ऑफ द इनसाइट पे था, गोइंग बैक टू नेचर, ये तीनों ही बातें इसमें थी। बट बच्चों इसमें कभी भी, अब आप देखो अगर नेचर की तरफ जा रहा है, नेचर की तरफ बैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये मटीरियलिज्म की बात नहीं करेगा। तो क्रूडर मटीरियलिज्म वाज नॉट द कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसीडेंटलिज्म। राइट बच्चों, तो आंसर हमारा यहां पे क्या जाएगा, आंसर वुड बी क्रूडर मटीरियलिज्म। फिर अगला आता है नेचुरलिज्म, इज द आइडिया और बिलीव। बच्चों ध्यान से देखो, नेचुरलिज्म का मीन्स है कि नेचुरल लॉज होते हैं, एक नेचर होती है, इस नेचर के कुछ लॉज होते हैं, वो नेचर के लॉ ही क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग के, चाहे मैं कह दूं आपको हेरिडिटरी, या मैं कह दूं बच्चों उसके एनवायरमेंट, है ना, हेरिडिटरी, एनवायरमेंट, उसके एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग को बच्चों क्या करती है, ह्यूमन बीइंग के शेप अप करती है। बहुत बड़ा फोर्स है नेचर का, नेचुरल लॉज का बहुत बड़ा फोर्स है जो ह्यूमन बीइंग को शेप अप करता है। अब अगर मैं इन चार ऑप्शंस में से देखूं, देखो क्या क्या लिखा है, दैट नाइदर नेचुरल नॉर स्पिरिचुअल, ओनली सुपर नेचुरल लॉज, ओनली स्पिरिचुअल, लेकिन पहले वाले में क्या लिखा है, ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों नेचुरलिज्म इसी पे बेस्ड है, वो कहता है कि नेचर का जो नेचुरल लॉज हैं, ये लॉज ही बेसिकली क्या करते हैं, इस वर्ल्ड को चलाते हैं, ह्यूमन बीइंग को शेप अप करते हैं, उसके एनवायरनमेंट को, उसकी हेरिडिटी को, एवरीथिंग को वो लेके चलते हैं। तो बेसिकली हमारा आंसर यहां पे ए बनेगा। अब बच्चों बात आती है बिल्डंगस रोमन इज अ लिटरेरी जॉनर दैट फोकसेस ऑन, ये जो बिल्डंगस रोमन है ये बेसिकली किस पे फोकस करता है, क्या ये लेजेंड्स पे करता है, मिथ्स पे करता है, मेलोड्रामा पे, या कमिंग ऑफ एज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो बच्चों आंसर हमारा फिर से यहां पे ए बनेगा। देखो मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे लाइफ आपने पढ़ी होगी, लाइफ ऑफ ट्रिस्ट्रम शेंडी, याद है आपको ट्रिस्ट्रम शेंडी। तो बच्चों ये जो लाइफ ऑफ ट्रिस्ट्रम शेंडी है, या मैं कह दूं आपको टॉम जोन्स, हम आपको कहते हैं टॉम जोन्स, या मैं कह दूं आपको वुदरिंग हाइट्स, वुदरिंग हाइट, ये बच्चों सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, बिल्डंगस रोमन पे। यहां पे जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उस मेन कैरेक्टर को बच्चों क्या किया गया है, उसकी लाइफ को, है ना, उसके लाइक बर्थ से लेके आगे की लाइफ तक को, डेथ तक को शो किया गया है, पूरी लाइफ को कैसे कैसे वो ग्रो अप करता है और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, हैज बीन शोन। तो इसका मतलब बिल्डंगस रोमन बेसिकली क्या है, द कमिंग ऑफ एज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। अब ये तीनों में देखेंगे ट्रिस्ट्रम शेंडी बड़ा अजीबोगरीब है ना, कैसे कैसे वो जन्म लेता है, उसकी स्मैश नोज होती है, नाम बड़ा अजीब सा है,
फादर उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यही सब कुछ। टॉम जोन्स जो कि अनाथ है, ऑर्फन है, कैसे कैसे वो लाइफ को जीता है, पता ही नहीं चलता उसके माँ बाप कौन है, लेकिन लास्ट में पता चलता है। वुदरिंग हाइट्स भी इसी तरह का है ना, यानी कि जेन आयर देख लो आप, या फिर फील्डिंग देख लो, या फिर हम यहाँ पे ट्रिस्टन फैंडी, इन सभी में एक जैसी कहानी है। तो दीज वुड बी टेकन एज द बिल्डंगस रोमन। बच्चों अगली बात करते हैं, द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर हैज नोट। अब देखो कहते हैं नोट कंसर्न, इसका मतलब जो गलत पॉइंट है वो हमें इसमें से उठाना है। सबसे पहला देखो, द रोल प्लेड बाय लिटरेचर टू सपोर्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, द रोल प्लेड बाय लिटरेचर टू सपोर्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, इस पे कभी कॉन्सेंट्रेट करता ही नहीं है, राइट। डिफरेंस इन द वेज इन विच वर्क्स ऑफ द मेल। लेकिन बच्चों इस तीसरे पॉइंट को देखो, एक्सेप्टिंग पेट्रार्कल नॉर्म्स एंड एडरिंग टू देम इन देयर राइटिंग्स। पेट्रार्कल नॉर्म्स को थोड़ी एक्सेप्ट करते हैं, इसी के खिलाफ वो लिखते हैं। वो क्या चाहते हैं, मेट्रार्कल नॉर्म्स, जिससे कि वहां पे फेमिनिस्ट को एक तरह से सपोर्ट मिल सके। तो बच्चों आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, सी। इसको सपोर्ट नहीं करते, बाकी ठीक ठीक है, चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अ डेफनिंग साइलेंस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द लिटरेरी डिवाइस। कौन से लिटरेरी डिवाइस का ये एग्जांपल है, क्या नाम है बच्चों यहां पे। अब देखो डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस का मीन है चुप्पी, बिल्कुल शांति, और डेफनिंग का मीन है बहरा कर देने वाली, यानी कि लाउड। तो अब जब दोनों वर्ड एक जैसे हैं और आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो बच्चों 100% बनेगा विरोधाभास। मैंने आपको पीछे भी बताया इसका एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल हमारा सामने आएगा, विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन वहां पे होगा। तो जब भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या थिंग को एक साथ यूज होकर एक्सप्लेन करें, वो क्या है हमारे, ऑक्सीमोरन। होमर्स इलियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द लिटरेरी फॉर्म। क्या वो एक बैलेड है, एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, या फिर पीकारेस्क नैरेटिव है। तो हम बच्चों इन चारों में से किसका आंसर करेंगे। तो 100% मैं आपको बता दूं, लॉन्गेस्ट लिखा गया है 12 बुक्स में है, ये बच्चों एक एपिक है। कितनी बुक्स में है, 12 बुक्स में, होमर का इलियड। बात करते हैं यहां पे अब मेडिटेटिव और अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लेमेंट। देखो यहां क्या लिखा है, लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है, क्या ये बैलेड है, ये बच्चों लिरिक है, ये ऑड है, या फिर एलिजी है। तो मैं आपको बता दूं 100% ठीक है, एलिजी कहलाएगी। एलिजी जैसे मैं कहता हूं एलिजी रिटन ऑन द कंट्री चर्चयार्ड, ये मैं कहता हूं आपको रग्बी चैपल, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। एडोनीज है ना, किसकी डेथ पे लिखी गई थी, कीट्स की डेथ पे। किसने लिखी थी बच्चों, शेली ने। मैं आपको बता दूं रग्बी चैपल, रग्बी चैपल ये भी बच्चों एक एलिजी है। किसने लिखी थी, हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने, अपने फादर की डेथ पे। ठीक है बच्चों, ये दो उसके जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे बने। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। वेरी सून ये बैच आपका शुरू होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ऑन द 5th ऑफ अगस्त करियर बिल पे बैच आएगा। और जो बच्चे फीस के बारे में बराबर पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बच्चों फीस इसकी एग्जैक्टली वही होगी एज यूजुअल जो रहती है, जाए ज्यादा 1500 रुपीज, जाए ज्यादा 2000। तो 1500 से 2000 की रेंज में ही आपकी फी होगी। तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट चीज यहां पे प्रोवाइड होने वाली है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अभी तक के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।